उपस्थित हूँ चौरम ग्राम में, अरवल जिले के अंतर्गत मिया ग्राम, जहाँ पे रणवीर सेवा प्रमुख अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन के प्रमुख परमेश्वर मुखिया जी का आदमकद मूर्ति स्थापित है यहाँ पर। और हमारे साथ में अभी जुड़ रहे हैं अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन से अमृतांशु वत्स जी। सबसे पहले सर आपका हार्दिक अभिनंदन इस धरती से। बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस धरती पर, और आपने युवा हित चैनल का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप इस अवसर पर यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ पधारे हैं। 8वां शहादत, जैसा कि आप लोग मानते हैं 8वां शहादत है। अभी तक कातिल नहीं पकड़ा गया, 10 लाख का इनाम भी रखा गया, सीबीआई भी लगी हुई है। क्या इतने समय लगते हैं किसी को न्याय दिलाने में? क्या न्यायपालिका पे लोगों का विश्वास रह पाएगा जब इस कदर से इतने देरी होगी? उन माताओं की, उन बहनों की जिनके घर से परिवार उजरे, जिनकी मांग सुनी हुई, क्या लगता होगा उनको अभी तक? देखिए, जैसा कि आपने सवाल उठाया कि क्या न्यायपालिका पर भरोसा व्यक्ति को रह जाएगा इस तरह की घटनाओं को देखने में, तो देखिए भारतीय न्यायपालिका पर वैसे भी लगभग विश्वास लोगों का उठ चुका था। अभी कुछ न्यायिक प्रक्रिया में जब से आपको शुरू हुआ है कि ये स्पीडी जस्टिस हो रही है, और जब से स्पीडी ट्रायल का सिस्टम शुरू हुआ है तब से कुछ लोगों की उम्मीद जागी है। लेकिन जहां तक बात बाबा परमेश्वर मुखिया की थी, तो आप देखिए 8 वर्ष आज बीत गए। 1 जून 2012 को उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। आज स्थिति ये है कि एक एसआईटी का गठन किया गया। उस समय तत्कालीन उस समय के जो डीजीपी थे हमारे आदरणीय हैं अभयानंद जी के समय, जैसे ही उस समय तक थोड़ा स्पीडी ट्रायल चला, हर जगह छापेमारियां हुई। जैसे ही अभयानंद जी हटे, उसके बाद का जब आप प्रकरण देखेंगे अभयानंद जी के हटने के बाद से 15 से, तो आज तक कोई भी परमेश्वरनाथ मुखिया के इस मर्डर के इसके संबंध में एक भी तरह की जांच उस लेवल की नहीं हुई जैसी होनी चाहिए। एसआईटी फेल करके कहीं ना कहीं एक स्टेट का एसआईटी सबसे मुख्य और प्रमुख एक एजेंसी है जो जांच पड़ताल करती है। लेकिन दिक्कत कहाँ आया कि एसआईटी ने जब हाथ दोनों अपने खड़े कर दिए, अंतिम पर सीबीआई का सहारा लेना पड़ा, और आज 7 साल से सीबीआई भी जांच कर रही है। देखिए, आज की सीबीआई भी विफल हो गई है मुखिया जी के इसको लाने में। तो आप कहीं ना कहीं आप ये भी सोच सकते हैं सिर्फ न्यायपालिका पर हम आवाज ना उठाएं, सवाल ना उठाएं, आपको स्टेट पर, राज्य पर भी, राज्य सरकार पर भी सवाल उठाना पड़ जाता है इन परिस्थितियों को देखते हुए। क्यों, मैं इसलिए बताना चाहूंगा क्योंकि आज आप और हम दोनों, एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था हाल ही में बंगाल में, सीबीआई को अंदर घुसने नहीं दिया गया था, बदसलूकी की गई थी स्टेट पुलिस द्वारा, जब वहां के जो प्रमुख थे उनको पकड़ने के लिए, जो पुलिस प्रमुख को पकड़ने के लिए जब गई थी वहां। तो आप इससे समझिए कि आज भी कोई स्टेट रेगुलेट करता है सीबीआई के किसी भी एक्शंस को। आपने एक छोटा सा एक और उदाहरण दिखा कि मुजफ्फरपुर जो कांड हुआ बालिका गृह में, उसमें भी सीबीआई जांच कर रही है। सारे कुछ साक्ष्य सब चीज वहां पे प्रमाणित है, लेकिन फिर भी मुख्य लोगों तक हाथ नहीं बढ़ा पा रही है क्योंकि लोग सत्ता में बैठे। यही चीज यहाँ पर भी है कि क्योंकि सत्ता से लिंक्ड लोग हैं जिन्होंने अंदर से, अगर आप पूछें तो सीबीआई की जरूरत नहीं पड़ती। आप, हम, चौरम का हर व्यक्ति या फिर बिहार का हर व्यक्ति जानता है कि मुखिया जी की हत्या किसने की है। अंदर दबी जुबान से हर व्यक्ति जान रहा है इस बात को। सीबीआई की जरूरत पड़ती है आपको, और हमको एक एसआईटी नहीं कर सकता था स्टेट का काम, लेकिन फिर भी सीबीआई पे डाला गया। और सीबीआई अभी तक अगर विफल है तो इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ का राज्य है, राज्य सरकार है, जो चाहती ही नहीं कि सीबीआई अपने हिसाब से काम कर सके। न्यायपालिका पे तो सवाल आपका सीधा कहना है कि जो सत्ता के जो गलियारे से जो पहुंच होती है, सत्ता में बहुत ताकत मान रहे हैं। कहीं ना कहीं वो सत्ता की जो ताकत है वो रेगुलेट करती है सीबीआई को भी, जांच एजेंसियों को भी, और किसी भी पक्ष के द्वारा दिए गए रिपोर्ट पर भी। यही गलती हुई थी, एक कठुआ कांड हुआ था वहां जम्मू कश्मीर में, 3 बार रिपोर्ट बदल दिया गया था। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जब तक कोई काम रहेगा वो उसको अपने मन माने तरीके से उसको रेगुलेट कर सकती है, वही कर रही है अभी तक। जब तक ये सरकार नहीं जाएगी तब तक आप उम्मीद भी हम नहीं रख सकते हैं कि आप न्यायपालिका तक इस बात को पहुंचा भी पाएंगे, क्योंकि जब तक जांच रिपोर्ट पेश नहीं होगी न्यायपालिका इस पर कोई एक्शन नहीं लेगी। यानी कि आपका सीधा कहना है कि यहाँ सत्ता की संलिप्तता परमेश्वरनाथ मुखिया जी के हत्याकांड में है जी। तो अब आगे आपकी संगठन किस तरीके से बिहार में कार्य करेगी? मुखिया जी के जो सपने थे, सिद्धांत थे, उनके जो कार्य करने की पद्धति थी, कैसे युवाओं तक पहुंचाएंगे आप? देखिए, एक बार फिर से लाइव के माध्यम से पहला लॉकडाउन में घोषणा कर दी गई कि अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन, जिसमें पूजनीय बाबा परमेश्वरनाथ जी के प्राण बसते हैं, उसको दोबारा से प्राण उसमें फूकने का कार्य किया गया है, दोबारा से उसको उठाने का कार्य किया गया है, जीवनी प्रदान की गई है। 8 सालों बाद, आज 8 साल से बिहार की जनता एक
किसान वर्ग इसका इंतजार कर रहा था कि बाबा के बाद क्या हमें फिर से वही रूपरेखा मिलेगी संगठन की तरफ से या नहीं। आज वो मौका आया, दोबारा से सब जगह बात होने के बाद, लोगों के ग्रीवेंसेस को सुनने के बाद, जब लोगों के विचारों को सुना गया, लोगों ने कहा कि हाँ, हमें आज जाति के नाम पे बहुत सारे पार्टीज चल रहे हैं बिहार में, आपने देखा होगा, और लगभग अभी तो राजनीतिक पार्टियों में भी तब्दीली हो गई, जो सामाजिक संगठन थे उनका भी। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि अब अगर सारे राजनीति कर लेंगे तो फिर दबे कुचले किसानों का आवाज कौन उठाएगा। तो एक बार फिर से लोगों का भरोसा जागा अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन पर, लगातार मांगे उठी और हम लोग फिर से एक बार बाध्य हुए कि अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन को आगे लेके चलना है, उसी रूप में, उसी तरीके से जैसे बाबा ने शुरू किया था। किसानों के हित की कोई भी बात हमसे अलग नहीं होगी। हर व्यक्ति, हर किसान, हर गली, हर चौराहे, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर प्रखंड में, हर जिले में एक एक कमेटी इस पर काम करेगी, जो किसानों के दुख दर्द को अपने अंदर समेटेगी, समझेगी, उसके अनुरूप काम करेगी। सरकार अगर विफल है उनको चीजें प्रोवाइड कराने में, कोई भी चीज व्यवस्थित करवाने में, तो संगठन उसके लिए काम करेगा, जैसे बाबा कर रहा था। तो उसके बाद जितने भी दूसरा जो कार्य प्रणाली डिसाइड किया गया है, बहुत से लोगों ने, आप ही जानते कि कोई किसी से छुपा हुआ बात नहीं है कि संगठन ने बहुत से लोगों को खोया भी है। भले ही किसानों का संगठन था, लेकिन क्योंकि किसानों पर ही माले और माओवादियों का अत्याचार शुरू हुआ था, तो जाने यहाँ से भी गई हैं। इस पर्टिकुलर गांव से आप जहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखिए संचा हैं, शरेश जी हैं, इतने आप पीछे अगर आप दिखा पा रहे होंगे तो ये देखिए यहाँ पे 9 लोग हैं, इनकी भी हत्याएं हुई एक गांव से। तो सोचिए, ये एक गांव की तस्वीर है आपके पास, 9, 2, 11 व्यक्ति एक गांव से चले। और मैं जाने हर गांव से, एक गांव का बात मैं कर रहा हूँ, आप जिला प्रखंड छोड़ दीजिए, कितने गांव से कितनी माओ ने अपने बेटे खोए होंगे, कितनी औरतों ने अपनी सिंदूर धो दी होगी। तो इस चीज को रोकने का कार्य इसी संगठन ने किया था एक समय में। उन जिन परिवारों के बच्चों को आज मजबूरीवश बाहर जाकर कमाना पड़ रहा है, गार्ड की नौकरियां करनी पड़ रही है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया सही से जांच नहीं हो रही है, न्याय नहीं मिल रहा है, समय इतना ज्यादा लगे, जैसे आपने इसमें देखा, उन बच्चों को भी जो आज जेल में है, कन्विक्टेड, एक्विटल, एक भी केस अगर आप सर्च करेंगे तो कोई भी एक भी कन्विक्टेड नहीं केस है हमारे पास। एक भी जो लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो बच्चे आज 12 साल 13 साल से बंद हैं, 14 साल में आपको जितना पता होगा, 14 साल में और 22 वर्ष में आपको 22 वर्ष पूरा हो जाता है, उम्र कैद पूरी हो जाती है, और अभी तक उन पर जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। तो आप सोचिए, जो 12 साल व्यक्ति अगर जेल में रह जाएगा बिना सजा के, सजा होने के बाद फिर वो 14 साल रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं आपकी जांच में गलती है ना हमारे पुलिस की। तो उन बच्चों के परिवारों को, वो जिनके आज शहादत हो गई, जैसे इन परिवारों को आप देख रहे हैं, इनके परिवार की क्या स्थिति होगी। कितनों के घर में बेटियां थी बहने के लिए, जो कि अब कोई ऊपर सहारा नहीं रहा, उनका कोई उनके ऊपर अब नहीं रहा एक मार्गदर्शन के लिए। तो कितनों की बेटियों की शादियां रुक गई, कितनों के बेटों के ऊपर बहुत कम उम्र में बोझ आ गया, क्योंकि उसके अभिभावक चले गए। अब इतना कम उम्र में, मैं बताऊं कि 15-16 साल की उम्र में लड़कों पर अगर पूरे परिवार की जिम्मेवारी आ जाती है, तो समाज साथ नहीं दिया, उसकी वजह से पढ़ाई लिखाई उसे छोड़ना पड़ेगा। अगर पढ़ाई करेगा तो वो परिवार पाल नहीं सकता है, उसकी वजह से लोगों को गार्ड की नौकरियां करनी पड़ी, क्योंकि आप एक वही नौकरी है जिसमें आपकी जरूरत नहीं होती है आपकी शिक्षा की। तो आदमी जब कम उम्र में शिक्षा छोड़ देगा, आपके पास डिग्री नहीं होगी, तो क्या करने पे मजबूरी। इस समाज को आज इस कसौटी पर लाके जब खड़ा किया गया है, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार यहाँ की जांच एजेंसियां, यहाँ की जांच प्रक्रिया, यहाँ की सरकार, उन्होंने मजबूर कर दिया इन लोगों को गलत कदम उठाने पर, अपने स्किल के अनुसार नौकरी न करने पर। तो उन परिवारों को संगठन दोबारा से अडॉप्ट करेगा, उनको अडॉप्ट करने के बाद जो भी उनकी खर्च होगी, या जो भी पास्ट में जो गलतियां हुई हैं, उसको पूरी करने की कोशिश करेगा। जो लड़के बेवजह बेगुनाही में सजा काट रहे हैं, उनको छुड़ाने का काम, उनसे न्याय प्रक्रिया में उनकी मदद करने का, ये सारा प्रक्रिया, ये सारी प्रणाली संगठन ने तैयार कर ली है, और जल्द ही इसको एग्जीक्यूट करने का काम। तो दोस्तों, हमारे साथ में अमृतांशु वत्स जी जुड़े थे, और अपनी बातों को रखे, अपनी संगठन के विचारों को रखे, और बिल्कुल सही कहा इन्होंने। कुछ बातें हैं जो हर आम आदमी के नजर में खटकती है, चाहे वो किसी भी प्रकरण से हो। जब न्याय जांच की प्रक्रिया शुरुआती दौर में सही प्रारूप ना ले, तो वो जांच न रह जाती है। न्याय में जो 12 साल तक आपके ऊपर आरोप नहीं गठित हो पाए, आरोप साबित ना हो पाए, फिर आरोप साबित भी होती है तो फिर 12 साल आपको जेल में रहना है। मतलब
ये प्रक्रियाएं इतनी सुस्त क्यों है। अगर इस टाइप से अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6205977943 पर। और युवा ही से जुड़े रहें। मैं निशांत चौरम से अरवल।